हेलो फ्रेंड्स, रघु नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। ये टॉपिक पूरा करने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए तथा अंत में कमेंट्स देकर बताइए कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी और कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो आज का हमारा है, कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, साहित्य किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? युगों युगों से उत्तर है, युगों युगों से एकत्रित ज्ञान के भंडार को साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो प्रकार होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा किसे कहते हैं? उत्तर है, राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? उत्तर है, कौन कौन सी भाषाएं हैं? उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी। उत्तर है, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मातृभाषा का अर्थ है माँ द्वारा प्राप्त भाषा, अर्थात जिस भाषा को बालक अपनी माँ या परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? उत्तर है, भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के विविध रूपों में आजकल सबसे अधिक प्रचलित रूप का नाम लिखिए। उत्तर है, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर है, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की 4 प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। उत्तर है, ब्रज, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी कहाँ बोली जाती है? उत्तर है, हैदराबाद, औरंगाबाद, बीदर और गुलबर्गा आदि। इन जगहों पर दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। आज बस मैं इतने ही प्रश्न आपको कराऊंगी, इनको अच्छे से समझना और याद कर लेना, क्योंकि अक्सर ये तुम्हारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनना है और समझना है कि इसके द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये हमारी जो कहानी है ये है विक्रम और बेताल की कहानी। तो मैं आज आपको विक्रम और बेताल की कहानी सुनाऊंगी। जो विक्रम और बेताल की कहानियाँ हैं वो प्रेरणादायक और दायित्व को बढ़ाने वाली कहानियाँ होती हैं। इन सभी कहानियों में जो बेताल है वह जो साधु होता है उसको ये कहानी सुनाता है। तो जब वो कहानी सुनाता है तो उस समय एक शर्त रखता है कि जैसे ही वो बोलेगा तो बेताल जो है वापिस उड़कर अपने पेड़ पर उल्टा लटक जाएगा। और दूसरी शर्त वो रखता है कि जैसे ही राजा बोलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, उसका सिर तोड़ दूंगा।
तो वो कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, काशी में एक राजा रहता था। राजा का नाम था प्रताप मुकुट और उसका एक बेटा था, उसका नाम था वीर मुकुट। एक बार जो राजकुमार था वीर मुकुट, वो अपने मित्र के साथ घूम रहा था। तो उसको रास्ते में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी मिलती है जो बहुत ही सुंदर थी। उसको देखकर राजकुमार को उससे प्यार हो जाता है और वो उस लड़की को चाहने लगता है। और लड़की भी जब उसको देखती है राजकुमार को, तो वो भी उस पर मोहित हो जाती है। तो जो राजकुमार था वो अपने मित्र से कहता है कि यार, ये लड़की तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे को तो इसके ऊपर मेरा दिल आ गया है और मैं तो इसके साथ शादी कराऊंगा। और वो जो लड़की है, जब वो वहाँ से जाने लगती है तो क्या करती है, अपने जूड़े से एक फूल निकालती है और उसे कान में लगा लेती है। फिर अपने दांत से कुतरकर पैर के नीचे दबा देती है और फिर छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ चली जाती है। तो ये देखकर राजकुमार अपने मित्र से कहता है, यार ये तो बिना कहे ही जो है चली गई, इसने तो कुछ भी नहीं कहा, अब मैं इससे कैसे मिलूँगा। तो उसका मित्र कहता है, उसका मित्र बहुत ही समझदार होता है, तो कहता है, मित्र तू चिंता मत कर, इसने तो बिना कहे ही सब कुछ बता दिया। कहते हैं, क्या? उसने तो कुछ भी नहीं बताया, वो तो बोली ही नहीं है, चुपचाप चली गई। तो वो कहते हैं कि जब उसने अपने कान का अपने सिर से जो फूल निकाला और अपने कान पर लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ कि जो राजकुमारी है वो कर्नाटक की रहने वाली है। और जब उसने दांत से कुतरकर पैर से दबाया तो इससे पता चला कि जो राजकुमारी है वो दंतवट के राजा की बेटी है। और जब उसने उसको पाँव से दबाया तो उसका अर्थ हुआ कि उसका नाम पद्मावती है। और जब उसने उसको छाती से लगाया तो उसका मतलब हुआ कि तुम जो है उसके दिल में बस गए हो। राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरी तो बात का आंसर मिल गया। तो उसने अपने मित्र को कहा कि चलो फिर हम कर्नाटक चलते हैं, कर्नाटक ही जाके उसको ढूंढेंगे कि राजकुमारी वहाँ पे कहाँ पे रहती है। तो वो दोनों मित्र जो है राजकुमारी की तलाश में कर्नाटक चले गए। कर्नाटक पहुंचकर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके यहाँ वो रुक जाते हैं, रात को वहीं पर रहते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत कौन थी? वो उसी राजकुमारी की दाई थी। राजकुमार ये जानकर बड़ा खुश होता है कि वो राजकुमारी की दाई है। तो वो सोचते हैं अब उसको राजकुमारी जो है आसानी से मिल जाएगी। तो वो उसको दाई को कहता है कि राजकुमारी को मेरे को मिलने के लिए तालाब पर भेज देना। तो जो दाई माँ थी उसने जब उसको बताया तो राजकुमारी ने दाई माँ के मुंह पर चंदन से अपनी 10 उंगलियां छाप दी और उसे वापस भेज दिया। किसके पास? राजकुमार के पास। जब वो राजकुमार के पास वापस जाती है तो वो राजकुमार को सारी बात बता देती है। तो जो राजकुमार है फिर वो चिंतित होता है। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी का मतलब है, राजकुमारी ने जो उसके मुंह पे चंदन की 10 उंगलियां लगाई हैं उसका मतलब है कि अभी चांदनी के 10 दिन हैं, इसके बाद अंधेरी रात आएगी तब मैं आपसे मिलूँगी। 10 दिन के बाद जो है राजकुमारी उसको अपने घर ले आती है और वहीं पर रख लेती है। उसको रहते रहते काफ़ी दिन हो जाते हैं, लगभग 1 महीना बीत जाता है। तो 1 महीने के बाद राजकुमार को अपने मित्र की याद आती है और वो सोचते हैं कि उसका पता नहीं अब क्या हुआ होगा, वो कहाँ रहता होगा। तो ये सोचकर वो उदास हो जाता है। तो जब राजकुमारी उसको देखती है कि राजकुमार उदास है तो उसको पूछती है कि आप इतने उदास क्यों हो। तो राजकुमार उसको कहता है कि मेरे को जो है अपने मित्र की याद
आ रही है कि उसका पता नहीं क्या हुआ होगा। तो राजकुमारी कहती है कि ये तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैं उसके लिए आज बढ़िया सा खाना बना के देती हूँ और तुम उसको खिला देना, तो सारी बात ठीक हो जाएगी। वो उसको खाना बना कर देती है और उस खाने में जहर मिला देती है। वो जहर क्यों मिलाती है? वो सोचती है कि वो इसका दोस्त मर जाएगा तो मेरे बीच में कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे और राजकुमार के बीच में अन्य कोई ना आए। वो सोचती है कि नहीं तो ये राजकुमार जो है अपने दोस्त के बारे में ही सोचता रहेगा। तो वो खाना लेकर जो है अपने दोस्त के पास जाता है, लेकिन उसका दोस्त बड़ा ही चतुर होता है। वो खाने को देखते ही समझ जाता है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ दाल में काला है। तो वो उसकी जांच करता है तो पता चलता है कि उसमें जहर मिलाया गया है। तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उसको छोड़ दूंगा जो मेरे मित्र को जहर देकर मारना चाहती है। लेकिन उसका मित्र उसे समझाता है, कहता है कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि तुम्हारे और उसके बीच में अन्य कोई न आए। तो वो उसको एक उपाय बताता है कि तुम राजकुमारी की पीठ पर त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने उतार लेना। जब तुमसे कोई पूछेगा कि तुमने ये गहने कहाँ से लिए, तो तुम बता देना कि मुझे एक साधु ने ये गहने जो हैं दिए थे। तो वो ऐसा ही करता है, जाता है रात को और राजकुमारी की पीठ पर जो है त्रिशूल का निशान बना देता है और सारे गहने उतार लेता है। जब इस बात का राजा को पता चलता है तो राजा जो है अपने सिपाहियों को भेजता है और राजकुमार को पकड़कर ले आता है। राजकुमार जब उसके पास जाता है तो राजा उसको पूछता है कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तो वो कहता है मुझे तो एक साधु ने, योगी ने दिए थे। तो योगी को बुलाते हैं तो योगी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तो वो कहता है कि मैं तो किसी स्त्री के ऊपर जो है मंत्र सिद्ध कर रहा था, मैंने उसी के गहने उसके गहने उतार लिए थे और उसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान बना दिया था। परंतु जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर वो निशान बनाया तो वह स्त्री भाग गई। तब राजा सोचने लगा कि ऐसा निशान तो पद्मावती की पीठ पर भी है, तो क्या पद्मावती, ये कह के वो चुप हो जाता है और सोचता है कि क्या पद्मावती ऐसी है? तो इतने में साधु उसको कहता है कि महाराज, ऐसी स्त्री को तो अपने देश में नहीं रखना चाहिए, वो तो बदनामी करवा देती है, ऐसी स्त्री को तो देश निकाला दे देना चाहिए। तो राजा जो है पद्मावती को बुलाता है और अपने सिपाहियों को भेजकर जो है उसे जंगल में छुड़वा देता है। अब जो राजकुमार था और उसका मित्र था वो तो चाहते यही थे कि राजकुमारी वहाँ से आ जाए और हम उसको लेकर चले जाएं। तो फिर क्या था, जैसे ही उसको जंगल में छुड़वाते हैं तो राजकुमार जो है और उसका मित्र उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अब जो है बैताल उसको पूछता है विक्रम को कि बताओ पाप किसको लगा, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जैसे ही राजा उसको बताने लगता है, जैसे राजा उसको बताता है कि इसमें पाप राजा को लगा, क्योंकि सबका करने का कोई न कोई मतलब था, कोई न कोई कारण था, लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे ही अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। जैसे ही राजकुमार इतना बोलता है तो जैसे ही विक्रम इतना बोलता है तो बेताल सुर से उड़ जाता है और जाकर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। धन्यवाद। आज की कहानी में बस इतना ही है।